अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। कराची में कल तेज बारिश के बाद आज भी मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई है और इस वक्त भी हो रही है। आज कराची में कल से भी ज्यादा बारिश की पेशगोई थी, मगर अब तक ऐसा नहीं हुआ है। मगर शदीद बारिश के खतरात अब भी मौजूद हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध के बेशतर मकामात पर ताकतवर मानसून हवाएं असरअंदाज हैं। मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ मोतदिल और कहीं मूसलाधार बारिश हुई है। कल भी शहर में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। अक्सर मकामात पर दरमियानी और चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून सिस्टम 23 अगस्त तक कराची समेत सिंध भर में असरअंदाज रहने का इम्कान है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त क्या सूरत हाल है, इस हवाले से बात करेंगे, क्योंकि कल की अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल के बाद आज अहम शाहराहों से तो पानी की निकासी हो गई थी, मगर फिर भी मुतादिद इलाकों में पानी खड़ा था। इस हवाले से बात करेंगे। कराची एडमिन सोसाइटी से दानियाल सैयद मौजूद हैं, मेजिना रोड KMC हेड ऑफिस के बाहर से वलीद अहमद मौजूद हैं और तारिक रोड से राहिल सलमान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इसके अलावा चीफ मेट्रोलॉजिस्ट अमीर हैदर लगारी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे पूछेंगे कि अब क्या इम्कानात हैं बारिश के और आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। पहले दानियाल सैयद आप बताइएगा, इस वक्त भी क्या बारिश हो रही है और इलाके की क्या सूरत हाल है? इस वक्त मौजूद है कराची के इलाके PCHS सोसाइटी एडमिन सोसाइटी में इस वक्त हम मौजूद है और मेरे कैमरामैन शेर जमीर अगर मनाजिर दिखाएं नाजरीन को कि इस वक्त यहाँ पर जो एडमिन सोसाइटी की जो सड़कें हैं वो जेर आब आ चुकी हैं। PCHS ब्लॉक 6 का जो इलाका है मुख्तलिफ मकामात पर गलियों में सड़कों पर इसी किस्म की सूरत हाल का सामना है। न सिर्फ ये एडमिन सोसाइटी PCHS का इलाका बल्कि कराची के जो दीगर मज़ाफ़ाती इलाके हैं, जो दीगर नशेबी इलाके हैं, वहाँ पर भी यही सूरत हाल है। जो लांडी की बात की जाए या कोरंगी और मलीर की बात की जाए वहाँ पर भी यही सूरत हाल है। कराची में बेशतर मकामात गुज़िश्ता रोज से बिजली बंद हुई थी वो अब भी बहाल नहीं हो सकी है। रेस्क्यू इदारों के मुताबिक 17 अफराद हैं जो मुख्तलिफ हादसात में बारिशों के बाद जो हादसात रूडमाओं में 17 अफराद लुक़्मे अजल बने। अगर बारिश का सिलसिला ऐसे ही जारी रहा तो यकीनी तौर पर सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है। राहिल सलमान आप बताइएगा, तारिक रोड की इस वक्त क्या सूरत हाल है? शाहजेब साहब, बारिश के बाद अभी भी उसी किस्म के मसले मसाइल का सामना है शहर भर में और मुख्तलिफ मकामात पर पानी जमा है। कल से होने वाली बारिश का सिलसिला अभी भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश जारी है। इन बारिशों के बाद पेश आने वाले मुख्तलिफ हालात वाक़यात में 17 अफराद जाँ बाक हुए। अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ तारिक रोड पर, जहाँ पर इस वक्त भी जो इसकी मरकज़ी सड़क है वहाँ पर भी पानी जमा है और जो अंडरपास है यहाँ पर तारिक रोड पर वो भी कुछ देर के लिए आज दिन में ट्रैफिक कर दिया गया था। वहाँ पर पानी की निकासी का इंतज़ाम किया गया, जिसके बाद अब उसे ट्रैफिक के लिए खोला गया है। लेकिन उस पानी की निकासी का जो सड़क पर पानी मौजूद है वो अभी तक निकासी का इंतजाम नहीं किया गया है। लेकिन कल हमने देखा कि जिस तरह से बहुत खौफनाक सूरत हाल थी शहर भर में, ट्रैफिक का निज़ाम दरम भरम था और गाड़ियाँ पानी में तैर रही थी, तो आज कदरे बेहतर सूरत हाल रही। शहर की मेन आर्टरीज जो कि शार फैसल है, राशिद बनास रोड है, शार पाकिस्तान है, नॉर्थ नाजवात के इलाके, वहाँ पर पानी की निकासी का इंतजाम किया गया। लेकिन यहाँ पर एक और बात जो बहुत इंतहाई ज़रूरी है कि हर साल जब भी बारिश होती है तो हम यही रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं और आज भी उसी तरह से रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि शहर के जो इंतज़ामी मसाइल वो किसी सूरत भी हल होने का नाम नहीं ले रहे हैं। अगर बारिश की कैपेसिटी है तो उसके बाद भी जो निकासी का इंतज़ाम है उसकी कैपेसिटी भी बढ़ाने की ज़रूरत है। लेकिन शहर में हमने देखा कि ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। हर बारिश की तरह इस दफ़ा भी जो है वो सूरत हाल उसी की तरह है जिस तरह से पहले भी इंतज़ामी मसाइल होते चले आए हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह जो हुक्काम बताते हैं वो ये भी बताते हैं कि शहर में कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो है वो एक नहीं है, कई कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़ है जिनमें KMC है, KD है, मुख्तलिफ कंटोनमेंट बोर्ड्स हैं और दीगर अथॉरिटीज़ हैं जो कि शहर को कंट्रोल करती हैं। इसी तरह से फिर वहाँ पे भी निकासी का जो सबसे बड़ा मसला है उसी तरह से तमाम स्टेक होल्डर भी उसी बर्बादी के जिम्मेदार हैं। जी, और आप बताइएगा वलीद, इस वक्त मेजिना रोड पर आप मौजूद हैं, KMC हेड ऑफिस के बाहर क्या सूरत हाल है? देखिए, बिल्कुल मैं KMC से ही मुत्तसिल ये सड़क है यहाँ पर मौजूद हूँ। ये सड़क मेजिना रोड की है और ये सड़क मिलाती है पाकिस्तान चौक को मेजिना रोड से। यहाँ पर इस वक्त क्या मनाजिर है कैमरामैन फहद बिन समी आपको दिखा रहे हैं। ये पूरी यहाँ पर पानी ही पानी है। आप चलते चले जाइए, मजीद कुछ किलोमीटर तक जाइए तो आपको सिर्फ पानी ही पानी नजर आता है। और ये सिर्फ मेजिना से मुत्तसिल इस एक सड़क की सूरत हाल नहीं है, बल्कि बोल्टन मार्केट और इसी तरह जामा क्लॉथ, लाइट हाउस समेत जो मेजिना रोड से मुत्तसिल दीगर सड़कें हैं वहां पर यही सूरत हाल है। इसी तरह II सुंदीगर रोड को तो क्लियर कर दिया गया, लेकिन टावर के मुकाम पर पानी है और फिर ऐवान तिजारत अब से कुछ देर कबल हम गए थे तो वहां पर भी पानी मौजूद था। इस सड़क पर तो हमें मशीनरी किसी हद तक
नजर आ रहा है कि काम कर रही है। तकरीबन हम यहाँ पर 1.5 घंटे से मौजूद हैं और इसी तरह यहाँ की जो दीगर सड़कें हैं, गलियां हैं, वहां का हमने दौरा किया है, लेकिन वहां पर हमें किसी तरह की कोई सरकारी मशीनरी नजर नहीं आई है। और यहाँ पर भी केएमसी, जिसका काम है कि वो निकासी आपको मुमकिन बनाए, उन्होंने जब केएमसी हेड ऑफिस के सामने पानी आया है तो उन्होंने सड़क को खोदा है और उसके बाद फिर नाले को कनेक्ट किया है और फिर निकासी को मुमकिन बनाया गया है। और ये सारा पानी, इसकी निकासी के लिए भी यही तरीका अख्तियार किया गया है। यहाँ से एक पाइप लगाया गया है और ये सारा पानी जो सड़क को खोदा है और फिर वहां से नाले को कनेक्ट किया है, ये सारे पानी की निकासी इसी तरह से की जा रही है। ताहम सिर्फ एमए जिन्ना रोड से मुत्तसिल सड़कें, वहां पर भी यही सूरत हाल है। IH चंडीगढ़ रोड से मुत्तसिल जो सड़कें हैं वहां पर भी पानी मौजूद है, चाहे ओल्ड सिटी एरिया हो और या फिर जिला जनूबी की जितनी सड़कें हैं, अंदरूनी इलाके हैं, नशेबी इलाके हैं और जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं, वहां पर हमें कमोबेश यही सूरत हाल नजर आती है। बहुत शुक्रिया नज़ीर, हमारे नुमाइंदे इस हवाले से बता रहे थे। इस वक्त हमारे साथ सिंध और बलूचिस्तान के चीफ मेट्रोलॉजिस्ट अमीर हैदर लगारी साहब मौजूद हैं। लगारी साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर है आज के लिए प्रिडिक्शन की गई थी कि शायद कल से भी ज़्यादा बारिश होगी, अभी तक नहीं हुई है। अब इस वक्त क्या प्रिडिक्शन है, क्या रात को हो सकती है या कल दिन में हो सकती है? देखिए, ये वक्फे के साथ बारिश होगी और ये जो है कल सुबह तक जो है वो बारिश होती रहेगी, क्योंकि ये गैप के साथ बारिश हो रही है। ठीक है जी। अच्छा, मगर ये बताएगा कि सिस्टम के हवाले से कि और ये कब तक सिस्टम रहेगा, खतरा रहेगा बारिश का? सिस्टम जो है ना, हम एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं कि 23 तारीख तक कंटिन्यूसली बैकअप देता रहेगा। और क्या बहुत ज्यादा तेज बारिश हो सकती है कल की तरह, कल से ज्यादा क्या तवक्का की जाए? कराची में आज तो आम तातील का ऐलान कर दिया था सिंध हुकूमत ने, कल भी जो स्कूल हैं वो बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। देखिए, यही होता है कि वो विदाउट रीजन जो है वो खामखा रोडों पर जो है वो ना घूमे, और इससे बेहतर है कि क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि अभी भी जो है वो बारिश हो रही है कंटिन्यूस, और सिस्टम अभी भी हमारे सर पे खड़ा है और पूरे सिंध में बारिश हो रही है, तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। तो हमारे यहाँ जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत तो आपको पता ही है और वो सामने है, तो इस वजह से लोगों को स्कूल आने जाने में, ट्रैफिक में और इन चीज़ों में प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है कि हम रेस्क्यू कर सकें। मतलब यानी कि और ये 23 तारीख तक और कल भी सारा दिन ये खतरा मौजूद रहेगा कि बारिश बहुत ज़्यादा भी हो सकती है। आज की प्रेडिक्शन थी, आज नहीं हुई, मगर ये खतरा मौजूद है। एक्चुअली हम समंदर के पास रहते हैं, तो ये क्या होता है कि सिस्टम यहाँ आकर स्ट्रांग हो जाते हैं। अगर वो समंदर से उसको मॉइस्चर या सपोर्ट मिल जाती है तो वो फिर मजीद हमें नुकसान का बायस बनते हैं, जैसे कि कल बना था। बहुत शुक्रिया। कराची में गुज़िश्ता रोज़ की बारिश के बाद मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 17 हो गई है और आज मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ ज़्यादा बारिश हुई है उसमें PF फैसल बेस पर 32 मिलीमीटर बारिश हुई है, एयरपोर्ट ओल्ड एरिया पर 11 मिलीमीटर बारिश हुई है, औरंगी टाउन में 37 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा DHA फेज 7 में 8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, किमाड़ी में 13 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जिना टर्मिनल पर 18 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा सिंगल डिजिट में अभी तक जो है वो बारिश हुई है, जितनी तवक्को की जा रही थी वो अभी तक नहीं रिकॉर्ड की गई है, मगर महकमा मौसमियात यही बता रहा है कि कराची में अभी भी बारिश हो सकती है। 23 अगस्त तक बारिश हो सकती है, शहरी एहतियात करें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि नाले साफ थे तभी पानी निकला। 100 मिलीमीटर बारिश संभालने के लिए कराची को पूरा खोदना पड़ेगा। कराची की जो आप महीने की बारिश देखें ना, तो अगस्त के महीने की मैं बात कर रहा हूँ, हिस्टोरिकली 2 से 3 मिलीमीटर बारिश होती है और जो बड़ी बारिश कहलाती है वो 30 मिलीमीटर होती है। अब आप ज़्यादा से ज़्यादा इसी डिज़ाइन पे करते हैं। आप यू डू नॉट डिज़ाइन फॉर 100 मिलीमीटर एन आवर, इसलिए कि वो आप कर नहीं सकते। कहना बड़ा आसान है, पूरा कराची खोदना पड़ेगा दोबारा, आप नहीं कर सकते। चले आपके पास कहीं से रिसोर्सेज आ भी गए तो आपको 100 मिलीमीटर के लिए डिज़ाइन करने के लिए 2-3 साल चाहिए, पूरा कराची खोद, कहीं से पैसे आ भी जाए। इससे पहले गुज़िश्ता रोज़ मेयर कराची मुर्तज़ा बाब हमारे प्रोग्राम में बता चुके हैं कि कराची के ड्रेनेज सिस्टम में 40 मिलीमीटर बारिश की सलाहियत है। इससे ज़्यादा बारिश होगी तो स्पिल ओवर इफेक्ट आता है। ये बात दुरुस्त है कि कल बहुत बारिश हुई, मगर यहाँ सवाल ये उठ रहा है कि ऐसा पहली दफ़ा नहीं हो रहा।
माजी में जब बारिश हुई है तो बारिश का पानी खड़ा हो जाता है। मखसूस इलाके हैं जहां हर बारिश में पानी खड़ा हो जाता है, मगर हुकूमत ने इसका कोई हल नहीं निकाला। कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर का बुरा हाल है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक कराची 173 शहरों में से 170वें नंबर पर रहा। कराची की रैंकिंग सिर्फ बांग्लादेश के शहर ढाका, लीबिया के शहर तराबलस और शाम के शहर दमिश्क से ही बेहतर है। फहरिस्त में कराची का स्कोर 42.7 रहा, जबकि 100 स्कोर का मतलब है कि शहर सबसे ज़्यादा रहने के काबिल है। कराची फहरिस्त में शामिल होने वाला पाकिस्तान का वाहिद शहर है, लेकिन बहुत ख़राब रैंकिंग के साथ। सर्वे में 173 शहरों को 5 कैटेगरीज में जांचा जाता है: सेहत की सहूलियात, सकाफत और माहौल, तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर और इस्तेहकाम। इससे पिछले साल कराची 173 शहरों में से 169वें नंबर पर था। इसके अलावा गुज़िश्ता साल अक्टूबर में एशियाई तरक्याती बैंक ने कहा था कि पाकिस्तान के शहरों की रहने की काबिल होने की हालत मुसलसल ख़राब हो रही है और शहरी इलाके मज़ीद गैर मौसर बनते जा रहे हैं। कराची में तो मुख्तलिफ मकामात पर वक्फे से बारिश हुई। साथ ही हैदराबाद, जामशोरो, कोटरी, दादू, मीरपुर खास और ठट्टा समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश हुई है। दादू और सेवन के पहाड़ी इलाकों में तूफ़ानी बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी आ गई है। इसके अलावा थरपारकर के तहसील अस्पताल के तमाम वार्ड्स की छतें टपकने लगी, तिब्बी आलात और पंखे ख़राब हो गए। गुज़िश्ता रोज़ की बारिश के बाद हैदराबाद के नशीबी इलाके अब भी ज़ेर-ए-आब हैं। लतीफ़ाबाद, कासिमाबाद, टंडोजाम की अहम शाहराहों पर भी पानी जमा हो गया। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतासर इलाकों में तबाही के बाद अब भी रिलीफ का काम जारी है। सवाबी में डिप्टी कमिश्नर नसरुल्लाह खान के मुताबिक दालवड़ी गांव में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। मलबे से 40 लोगों को निकाल लिया गया। इसके अलावा ज़िला भर में 42 हमवात हुई हैं। दालवड़ी, बाला और सरकोई पाया में 18 घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं और 27 घरों को नुकसान पहुंचा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से मुतासर इलाकों का दौरा किया। बुनेर और शांगला के मुतासर इलाकों का फ़िज़ाई जायज़ा लिया और इमदादी रकूम के चेक तकसीम किए। बुनेर में खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि आबी गुज़रगाहों पर होटल बनाना संगीन गलती है, इसकी कोई मुआफ़ी नहीं। दरिया के अंदर होटल घर बने थे, तो ये तो दुनिया में कहीं कानून नहीं है। तो बयानी आई है अभी 2 स्पेल अभी इसके और होने हैं, जो सितंबर के 10 तारीख से पहले 2 और स्पेल आ रहे हैं। उसका तो अल्लाह ताला से हम सब गिड़गिड़ाएंगे, माफ़ी मांगेंगे, उससे मदद मांगेंगे। लेकिन जो इंसानी जो फाश गलती है, चाहे वो होटल बनाने वाले का दरिया के अंदर, चाहे हुकूमत का आज की है या माजी की है, या किसी अफसर का उसकी इजाज़तनामा देना या इजाज़त के बगैर बन जाना, इसकी कोई माफ़ी नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये हमें इसके ऊपर तहरीक चलानी है। आपको मेरे साथ और तमाम अपनी हुकूमत के साथ मिलकर तहरीक चलाएं कि हम अब नदी नालों और दरियाओं के आसपास ख़तरनाक जगहों पर कोई हम जगह तामीर नहीं होने देंगे। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन लीडर्स की 9 मई के मुकदमात में सजाओं और नाअहली के बाद इमरान खान ने दोनों ऐवानों में नए अपोजिशन लीडर्स की नामजदगी कर दी है। इमरान खान ने उमर अयूब की जगह तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा को अपोजिशन लीडर नामजद करने के बजाय पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकज़ई को इस ओहदे के लिए नामजद कर दिया है, जबकि सेनेट में अपोजिशन लीडर के लिए आज़म सवाती को नामजद कर दिया है। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने इन फैसलों की तस्दीक करते हुए कहा है कि इमरान खान ने ज़िमनी इंतखाबात में शिरकत करने या ना करने का फैसला सियासी कमेटी पर छोड़ दिया है। खान साहब ने ज़िमनी इंतखाबात का मामला पार्टी की जो सियासी कमेटी है, पॉलिटिकल कमेटी है, उस पर छोड़ा है। आज शाम इजलास है पॉलिटिकल कमेटी का, उसमें फैसला होगा। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के लिए खान साहब ने महमूद खान अचकज़ई साहब को नामजद किया है, सेनेट में आज़म सवाती साहब को। पंजाब असम्बली के लिए उन्होंने 5 नाम मांगे हैं, जिनमें से एक का वो फैसला करेंगे। बात यह है कि आज तहरीक इंसाफ महमूद खान अचकज़ई की सरबराही में कायम तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान नामी इत्तेहाद में शामिल है और इमरान खान उन्हें अपोजिशन लीडर बना रहे हैं। हालांकि माजी में इमरान खान महमूद खान अचकज़ई पर अवामी जलसों में तनकीद करते रहे हैं, उन पर करप्शन और अकरबा परवरी के इल्ज़ामात लगाते रहे हैं, उनकी नकलें उतारते रहे हैं। इमरान खान ने चौधरी परवेज़ इलाही को भी पीटीआई का मरकज़ी सदर बनाया, जिन्हें वो माजी में पंजाब का सबसे बड़ा डाकू करार दे चुके हैं। इसी तरह इमरान खान मौलाना फजलुर रहमान पर भी शदीद तनकीद करते रहे हैं, उन्हें मौलाना कहना, मौलाना लफ्ज़ की तौहीन करार देते रहे हैं, लेकिन अब उन्हीं के साथ इत्तिहाद की ख्वाहिश भी रखते हैं। तहरीक इंसाफ इस वक्त रिसीविंग एंड पर है, उनके खिलाफ बहुत ही मुतनाज़ फैसले आ रहे हैं। इमरान खान खुद
2 साल से जायद अरसे से जेल में हैं। ऐसी सूरत हाल में एक मस्बत तब्दीली है कि माजी में इमरान खान जिन पर करप्शन के इल्ज़ाम लगाते थे, जिन पर अकरबा परवी के इल्ज़ाम लगाते थे, जिनकी नकलें उतारते थे, उनके साथ इत्तेहाद कर रहे हैं। महमूद खान अचकज़ई साहब जो जिनका जमहूरियत के हवाले से एक स्टैंड रहा है, उन्हें लीडर ऑफ द अपोजिशन बना रहे हैं। मगर सवाल ये उठ रहा है कि क्या इमरान खान नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ भी मुज़ाकरात के लिए तैयार होंगे? माजी में पीपल्स पार्टी नून लीग भी एक दूसरे पर तनकीद किया करती थी, मगर साथ ही मुज़ाकरात भी करती थी। मगर इमरान खान कहते हैं कि ये जमातें कठपुतली हैं, इनसे मैं बात नहीं करूंगा, इनकी वजह से हमारे साथ ये सब हो रहा है। मगर वो इस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए तैयार हैं, हालांकि वो इस्टेब्लिशमेंट पर भी यही इल्ज़ाम लगाते हैं। इस्टेब्लिशमेंट उनसे बात नहीं कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 14 अगस्त को अपने खिताब में तमाम सियासी जमातों को मीसाक़े इस्तेहकाम पाकिस्तान का हिस्सा बनने की पेशकश की थी। मैं तमाम सियासी जमातों, स्टेक होल्डर्स और सिविल सोसाइटी को मीसाक़े इस्तेहकाम पाकिस्तान का हिस्सा बनने के लिए एक मरतबा फिर खलूस दिल से दावत देता हूँ। ये मीसाक़े मईशत की बहाली का ही मंसूबा नहीं, बल्कि एक वसीतर कौमी मफाद की बुनियाद है, ताकि पूरी दुनिया देख सके कि इख्तिलाफात अपनी जगह मगर अपने प्यारे पाकिस्तान की खातिर हम सब एक हैं। अब हम किसी नए फितने को जगह नहीं देंगे। पाकिस्तान में सबको एहतजाज का हक है, मगर जलाओ घराव का नहीं। तनकीद का हक है, मगर तौहीन और गाली का नहीं। सियासत का हक है, मगर रियासत के खिलाफ बगावत का नहीं। और इसको हम किसी सूरत भी इसको पनपने नहीं देंगे। दूसरी तरफ इमरान खान ने आजम सवाती को सेनेट में अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया है, मगर खुद आजम सवाती पर भी सवालात उठते रहे हैं। अप्रैल में अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात के बाद एक वीडियो पैगाम में आजम सवाती ने दावा कर दिया था कि इमरान खान ने मुझे इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की इजाज़त दे दी। इस दावे पर खुद पीटीआई के अंदर से ही तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया, आजम सवाती पर तनकीद की गई। फिर गुज़िश्ता दिनों जब खुद इमरान खान ने एक्स पोस्ट में 14 अगस्त को एहतजाज करने की बात की, तो आजम सवाती ने वाज़ेह बयान दिया कि अगर किसी ने 14 अगस्त को एहतजाज का कहा है तो बिल्कुल गलत कहा है। आजम सवाती पर मंजूर नज़र होने का इल्ज़ाम भी खुद तहरीक इंसाफ के अंदर से लगा कि उन्हें इमरान खान से मुलाकात के लिए कैसे इजाज़त मिल जाती है। गुज़िश्ता साल तहरीक इंसाफ ने 22 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसे का ऐलान किया था, ताहम आजम सवाती ने बैरिस्टर गौहर खान और उमर अयूब के हमरा इमरान खान से अडियाला जेल में मुलाकात की और जलसा अचानक मनसूख हो गया था, जिस पर पीटीआई के अंदर से शदीद रद्द अमल आया था। इस सारी सूरत हाल में आज एक बार फिर चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है कि हम फरिश्ते नहीं थे, हमसे गलतियां हुई होंगी। 9 मई गलत था, नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब बस होना चाहिए। हम फरिश्ते नहीं थे, हमसे गलतियां हुई होगी। 9 मई गलत था, नहीं होना चाहिए था, आइंदा भी ना हो। इसको खान साहब ने कंडेम किया, हम सब ने कंडेम किया। हमारी सिर्फ इस्तदा इतनी थी कि फेयर इन्वेस्टिगेशन करो, कानून के मुताबिक ट्रायल करो। अब बस होना चाहिए, कोई कॉमन सेंस प्रिवेल करना चाहिए, कोई इंसाफ होना चाहिए। इमरान खान 9 मई के वाक़यात को बार बार फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहते रहे हैं। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम ने वजाहत जारी की है और एक्स पोस्ट में लिखा है कि तहरीक इंसाफ ये वजाहत करना जरूरी समझती है कि बैरिस्टर गौहर खान के जिन बयानात को मीडिया में पार्टी के मौक़िफ़ के तौर पर पेश किया जा रहा है, वो दरअसल हक़ाइक़ के बरक्स और तोड़ मरोड़ कर पेश किए गए हैं। ये बात वाज़ेह की जाती है कि पार्टी की जानिब से किसी किस्म का सरकारी बयान या मुआवज़तनामा जारी नहीं किया गया। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ आज भी वही है जो चेयरमैन इमरान खान ने हमेशा पेश किया है। हम ये बावर कराना चाहते हैं कि जो तासुर दिया जा रहा है कि पार्टी ने किसी किस्म की मुआवज़त की है या किसी दबाव के तहत यह कदम उठाया है, ये सरासर गलत और गुमराह कुन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ना ऐसा कोई कदम उठाया है और ना ही ऐसा कोई इरादा रखती है। हम अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था जिसका मकसद अवाम को गुमराह करना और पार्टी के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करना है। तहरीक इंसाफ कौम को यकीन दिलाती है कि हमारा बयानिया, हमारा मौक़िफ़ और हमारी जिद्दोजहद इमरान खान के नज़रिए और मौक़िफ़ के ऐन मुताबिक है। इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे सीनियर साहब तज़कियाकार हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद है। मीर साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। मीर साहब सबसे पहले ज़ाहिर बैरिस्टर गौहर खान साहब कहते हैं कि हम फरिश्ते नहीं थे, हमसे गलतियां हुई हैं, 9 मई गलत था, मगर अब बस होना चाहिए। और उसके बाद ज़ाहिर तहरीक इंसाफ में शेख वकास अकरम साहब की तरफ से प्रेस रिलीज आती है कि उनके जो बयान है पार्टी के मौक़िफ़ के से हट के पेश किया जा रहा है, हक़ाइक़ बरक्स हैं, तोड़ मरोड़ कर पेश किए गए हैं। क्या तहरीक इंसाफ के अंदर कोई बहस है, क्या मामला आप समझते हैं? देखिए, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है तो जो शेख वकास अकरम साहब हैं वो अली अमीन गंडापुर साहब को रिप्रेजेंट करते हैं। बज़ाहिर शेख वकास अकरम साहब पूरी पार्टी के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है, लेकिन वो अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। और अली अमीन गंडापुर साहब और जो बैरिस्टर गौहर अली खान साहब हैं उनके दरमियान कोई ज़्यादा इख्तलाफ नहीं है। तो अगर आप गौर करें तो बैरिस्टर गौहर खान साहब ने जो गुफ्तगू की है, जो बात की है, वो बात पहले और लोग भी कर चुके हैं। मैंने खुद सुना है जो
ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसको ऑर्गेनाइज़ किया था महमूद खान अचकज़ई साहब ने, तो उसमें जो असद कैसर साहब हैं उन्होंने भी ये बात बार बार की थी कि हमसे गलती हुई है, बल्कि बाद में फिर असद कैसर साहब ने ये भी कहा कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देना जो है वो हमारी गलती थी। तो वो उसी तरह की बात जो है वो बैरिस्टर गौहर खान साहब ने की है। तो ये जो उनकी बात है उसके बारे में ये कहना कि जी वो पार्टी पॉलिसी नहीं है, तो बहुत से लोग जो हैं वो ये भी कहते हैं कि जी जो वकास अकरम साहब कहते हैं वो पार्टी पॉलिसी नहीं है। तो अब मसला ये है कि गौहर खान साहब को भी इमरान खान साहब ने अपॉइंट किया है, शेख वकास अकरम को भी इमरान खान साहब ने अपॉइंट किया है, तो दोनों जो हैं वो इमरान खान साहब के अपॉइंटी हैं। तो ये तो इमरान खान साहब को एक्सप्लेन करना चाहिए ना कि उन्हीं के अपॉइंटेड बंदे हैं, तो वो दो मुख्तलिफ बातें क्यों कर रहे हैं। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि बैरिस्टर गौहर खान साहब ने जो बात की है उनकी बात से पार्टी के बहुत से दीगर सीनियर रहनुमा जो हैं वो इत्तेफाक करते हैं। मैंने आपको एक मिसाल दे दी है असद कैसर साहब की, और बाकी भी बहुत से लोग उनसे इत्तेफाक करते हैं। तो उनकी बात पर एतराज़ की मेरा ख्याल है कोई वजह नहीं थी। और जब शेख वकास अकरम साहब कहते हैं कि बैरिस्टर गौहर के बयान को हकाइक के बरक्स को तोड़ मरोड़ कर मीडिया में पेश किया गया, और वो कहते हैं कि जो चेयरमैन इमरान खान ने हमेशा पेश किया वही पार्टी का मौक़िफ़ है। खान साहब तो कहते हैं फॉल्स फ्लैग था 9 मई। आपको लग रहा है कि पार्टी कहीं ना कहीं कोई दरमियान के रास्ते की तरफ आ रही है ताकि मामला ठीक हो जाएं, या ये एक अपने तई बैरिस्टर गौहर साहब ने बात कह दी? देखें, तहरीक इंसाफ जो है ना उसके साथ जो हो रहा है, तो उस सूरत हाल में ये बात जो है ये मेरे लिए बतौर एक सहाफ़ी जो है वो काफ़ी तशवीशनाक है कि हमारे जो मीडिया के कुलीग्स हैं वो समटाइम्स इमरान खान साहब के हवाले से एक क्लेम करते हैं कि जी इमरान खान साहब ने ये कहा है, और उसके बाद फिर इमरान खान साहब को उसकी तरदीद करनी पड़ती है। और इसी तरह गौहर खान साहब को भी ये शिकायत है कि उनके बहुत से जो बयानात हैं उनको तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है। तो यहाँ तो मैं इत्तेफाक करूँगा शेख वकास अकरम साहब से कि गौहर खान साहब का जो बयान है उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। लेकिन ये देखें ना कि जब मुस्लिम लीग नून जो है वो ऑपोजिशन में थी तो फिर उसके साथ भी यही कुछ होता था, और पीपल्स पार्टी जो है उसके साथ भी यही कुछ होता रहा है। लेकिन जो सलूक इस वक्त किया जा रहा है तहरीक इंसाफ के साथ, तो अब उसमें आप और मैं भी जो है ना यही बहस कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ जो है वो उसके जो दो रहनुमा हैं गौहर खान साहब और शेख वकास एक पेज पे है या नहीं है। आपको पता है कि क्या प्रॉब्लम है। जाहिर बात है पार्टी के अंदर जो है वो ग्रुपिंग है, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे वो उस वक्त भी ग्रुपिंग थी। उस वक्त मैं उनको जब ये सवाल पूछा करता था कि आपकी पार्टी में जो ग्रुपिंग है क्या आपको इससे प्रॉब्लम नहीं है, तो वो कहते थे यार तुम बड़ा गैर ज़रूरी सवाल करते हो। अब शायद उनको एहसास हो रहा होगा कि हमने जो चीज़ पॉइंट आउट की थी वो ठीक थी। लेकिन शाहजेब भाई ये ग्रुपिंग जो है ये सिर्फ तहरीक इंसाफ में तो नहीं है, ये ग्रुपिंग तो अब मुस्लिम लीग नून में भी है, जहाँ पे जो पाकिस्तान का वजीर दफा है वो अपनी ही पार्टी का जो स्पीकर कौमी असम्बली है वो जब अपनी तनख्वाह बढ़ाने का ऐलान करता है तो वो कहता है जी ये बहुत गलत हुआ है, और बड़े सख्त अल्फाज वो उस पर इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह पीपल्स पार्टी में भी ये मामलात हैं और JUI में भी ये मामलात हैं, और भी मैं पार्टियों के नाम ले सकता हूँ। लेकिन इस वक्त जो है वो जाहिर बात है कि तहरीक इंसाफ जो है वो इस वक्त गिरी हुई है, तो हर कोई जो है वो तहरीक इंसाफ को रगड़ा लगा रहा है। और सब जाहिर है तहरीक इंसाफ रिसीविंग एंड पर है, उनके खिलाफ फैसले भी आ रहे हैं, उनके लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हो, दीगर अराकीन हो, वो डिस्क्वालीफाई भी हो रहे हैं, और रिसीविंग एंड पर पार्टी हो तो ज़्यादा ये सोचा जाता है कि शायद मुत्तहिद होकर वो कोई रास्ता निकाले। ये भी बताएगा कि फिर ऐसे सिनेरियो में जब पार्टी नॉमिनेट करती है महमूद खान अचकज़ई साहब को, और वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नेशनल असम्बली में, और जाहिर महमूद खान अचकज़ई साहब हमेशा जमहूरियत के लिए खड़े रहे हैं, उन्होंने आवाज़ उठाई है। नवाज शरीफ साहब के साथ गलत हो रहा था तब भी आवाज उठाते थे, अब इमरान खान साहब रिसीविंग एंड पर उनके लिए भी आवाज उठाते हैं। दूसरी तरफ सवाती साहब को सेनेट में नामजद कर रही है पार्टी। सवाती साहब पर खुद पार्टी के अंदर से सवाल उठता है, उनकी मुलाकातें हुई या उन्होंने कहा कि मैं अब मामला तय करा दूंगा, तो पार्टी के अंदर से उन पर तनकीद हो रही थी। ये जो दो चॉइसेस हैं ये क्या आपके ख्याल में पैगाम देती हैं? मुफाहमत और मज़ाहमत दोनों का एक साथ पैगाम देती हैं, या कोई ऑप्शन नहीं था इसलिए इनको नॉमिनेट कर दिया? देखिए, जहाँ तक महमूद खान अचकज़ई साहब का ताल्लुक है तो उनके बारे में जो बराह रास्त इमरान खान साहब की अभी तक पार्टी के किसी सीनियर लीडर से बात नहीं हुई है। इमरान खान साहब की बात हुई अली बुखारी साहब से जो एडवोकेट हैं और इस्लामाबाद से PTI के टिकट होल्डर भी थे, तो उनसे बात हुई खान साहब की, और उन्होंने सलमान अकरम राजा साहब को बताई है।
और सलमान अकरम राजा साहब की या बैरिस्टर गौर खान साहब की अभी तक बराह रास्त इमरान खान साहब से बात नहीं हुई। अलबत्ता महमूद खान रचकज़ई साहब जो हैं उनको ये कन्वे कर दिया गया कि आपके बारे में ये कहा गया, लेकिन वो ये इंतज़ार कर रहे हैं कि उनको पार्टी की तरफ से बाकायदा जो है वो बताया जाए, यानी कि गौर खान साहब और सलमान अकरम राजा साहब उनके पास जाएं और उसके बाद पार्टी और जो कौमी असम्बली में जो पार्लिमानी पार्टी है वो दोनों मिलकर ये फैसला करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना, देखें जो पहले अपोजिशन लीडर हैं उमर अयूब साहब, तो उनके खिलाफ जो कार्रवाई चल रही है इलेक्शन कमीशन में, उसके खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट ने स्टे दिया हुआ है, शिबली फराज साहब ने भी स्टे दिया हुआ है, और जो पार्लिमानी लीडर हैं जरताज गुल वजीर साहिबा उनको भी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई चल रही है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लेना कि एक पार्टी जो है उसका कौमी असम्बली और सेनेट में जो अपोजिशन लीडर है उसको इलेक्शन कमीशन जो है वो डी नोटिफाई करना चाह रही है, पार्टी जो है वो अदालत में गई हुई है। तो इस सूरत हाल में जो इमरान खान साहब हैं शायद उन्होंने सोचा होगा कि कोई मैं ऐसा अपना पार्टी का MNA तलाश करूं जिस पर 9 मई का केस ना हो, तो और वो मेरे साथ मिलकर चले भी और मेरी आवाज़ में आवाज़ भी मिलाए। और क्योंकि पिछले दिनों महमूद खान रचकज़ई साहब ने एक बड़ी कामयाब ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की, तो शायद इसलिए उन्होंने फैसला किया कि उनको बनाया जाए। तो महमूद खान रचकज़ई साहब जो हैं वो तो जो मुज़ाहमत का जो नैरेटिव है वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है आज़म स्वाति साहब का, तो आज़म स्वाति साहब जो हैं पहले वो मुज़ाहमत कर रहे थे, अब वो मुफाहमत की तरफ आ गए हैं। तो शायद तहरीक इंसाफ के पास कोई चॉइस नहीं है। तो अभी तक तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है, जब तक उनकी बराह रास्त इमरान खान साहब से 1 to 1 एक मुलाकात नहीं होती, तो फिर इस किस्म के फैसलों को पार्टी पॉलिसी करार देना या इस पर ज़्यादा तबसरा करना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। अलबत्ता जहाँ तक महमूद खान रचकज़ई साहब का ताल्लुक है तो वो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब का बिल्कुल ठीक फैसला है। अच्छा, और रचकज़ई साहब के बारे में ज़ाहिर है इमरान खान साहब की माजी में राय, उन पर अकरबा परवरी के करप्शन के इल्ज़ामात लगाना, उनकी नकलें उतारना, ये होता रहा। ज़ाहिर परवेज़ इलाही साहब के लिए उनकी राय चेंज हुई, मौलाना को वो कहते थे मौलाना ही नहीं कहना चाहिए, उनके साथ भी उनकी पार्टी आगे बढ़ना चाहती है, मगर नून लीग पीपल्स पार्टी के साथ वो कहते हैं कठपुतली, इनसे बात नहीं करूंगा, बात में इस्टेब्लिशमेंट से ही करूंगा। इस बात का इम्कान है कि सियासी जमातें इंगेज हो जाएं जब नून लीग और पीपल्स पार्टी बहरहाल कहते हैं कि जी आप सियासी जमातों से बात करें? देखें, ये जो बात है ये बड़ी अच्छी बात है कि हम ये उनको रिमाइंड करवाते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो 2014 के धरने में जब तकरीर किया करते थे इस्लामाबाद में, तो बाकायदा वो महमूद खान रचकज़ई साहब की नकलें उतारते थे और हम उस वक्त भी उनके इस रवैये की मजम्मत करते थे। हम आज भी समझते हैं कि उन्होंने ये गलत किया, लेकिन साथ में हमें यह भी याद दिलाना चाहिए कि शहबाज शरीफ साहब आसिफ जरदारी साहब के बारे में क्या कहते थे और आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो नवाज शरीफ के बारे में क्या कहते थे। तो अगर इमरान खान ने गलत किया और हम कहते हैं कि आपने गलत किया, तो जो फिर शहबाज शरीफ साहब ने जरदारी साहब के बारे में कहा वो भी गलत है, और फिर जरदारी साहब ने जो नवाज शरीफ के बारे में कहा वो भी गलत है, और फिर नवाज शरीफ जो हैं वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को सिक्योरिटी थ्रेट कहा करते थे और जनरल ज़ियाउल हक को अपना रोल मॉडल करार दिया करते थे, तो वो भी गलत है। तो जब हम एक ऑपोजिशन की पार्टी का जेल में कैद लीडर है, जब हम उसके बारे में ये बात करते हैं कि तुमने तो महमूद खान रचकज़ई के बारे में ये कहा था, तो क्या तुम अपनी बातें भूल गए, अपने अल्फाज भूल गए? बिल्कुल हम सही सवाल उठाते हैं, लेकिन हमें सिर्फ उनके बारे में सवाल नहीं उठाना चाहिए, और जो बाकी जो सियासतदान है उनको भी सिर्फ इमरान खान को ताना नहीं मारना चाहिए, इमरान खान को ताना मारने से पहले अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए। और आमिर साहब, ये जो जितने भी हैं, जैसे शहबाज शरीफ साहब को बार बार उनसे सवालात हुए, उनके शॉर्ट्स भी दिखाए गए और उन्होंने माफ़ी तक मांगी कि जो जरदारी साहब के बारे में उन्होंने कहा था कि मैं लाहौर की गलियों में घसीटूंगा। मियां नवाज शरीफ साहब जो करते थे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ, फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी किया, फिर मियां नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब ने एक दूसरे के साथ जो माजी में किया उस पर निदामत का इजहार भी किया। मगर मैं यही पूछ रहा हूँ कि क्या इमरान खान साहब भी आगे बढ़ते हुए आपको लगता है इंगेजमेंट करेंगे इन जमातों के साथ, या वो इस मौक़िफ़ पर ही कायम रहेंगे कि कठपुतलियाँ इनसे नहीं बात करूंगा? देखिए, अभी तो बिलावल साहब जो हैं उनके वालिद साहब पाकिस्तान के सदर हैं और 2 सूबों में उनका गवर्नर भी है। अभी थोड़े दिन पहले उन्होंने क्या कहा है शहबाज शरीफ साहब के बारे में कि लाहौर में शहबाज स्पीड है और कराची में शहबाज स्लो है। और ये जो 2013 का जो 2024 का इलेक्शन था, 2024 के इलेक्शन में क्या क्या नहीं कहा बिलावल साहब ने शहबाज शरीफ साहब के बारे में, तो वो है ना साथ साथ। ठीक है, माफ़ी मांगी थी शहबाज शरीफ साहब ने, लेकिन बिलावल साहब ने जो शहबाज शरीफ के बारे में कहा तो उसकी तो उन्होंने अभी तक माफ़ी नहीं मांगी, बल्कि वो तो उनसे अवार्ड भी ले लेते हैं।
तो इसलिए मैं समझता हूं कि गुंजाइश देनी चाहिए, बजाय इसके कि हम कहें कि पहले इमरान खान सवाल ये ना कि माफी मांगे एक दूसरे पर, तो पहले बिलावल साहब माफी मांग लें शहबाज शरीफ साहब से, तो फिर हम मुतालबा करेंगे कि इमरान खान भी अचकजई से माफी मांगे। नहीं, माफी ना मांगे इमरान खान। मैं तो ये कह रहा हूँ कि साथ फिर भी चल रहे हैं, चाहे पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, साथ चल रहे हैं, एक दूसरे पर तनकीद भी करते हैं। और आप दुरुस्त कह रहे हैं बिलावल भुट्टो ज़ाहिर साहब ने कि मैं सवाल ही कर रहा हूँ कि कोई साथ चलने का या कम से कम मुज़ाकरात की मेज पर बैठने का रास्ता निकल सकता है, या इमरान खान साहब का मौक़िफ़ इनके बारे में सख्त ही रहेगा, और अगर सख्त है तो दुरुस्त है? देखिए, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मुझे तो ये लगता है कि जब आप कौमी असम्बली में और सेनेट में तहरीक इंसाफ के अपोजिशन लीडर को डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को आप 10-10 साल कैद की सज़ाएँ दे रहे हैं, तो उसके बाद फिर आप ये तवक्को करें कि जनाब ये हमारे साथ बैठ के बातचीत करेंगे और ग्रैंड डायलॉग के नाम पे कोई गुफ्तगू करेंगे, तो ये काफ़ी मुश्किल है। पहले मुज़ाकरात होने चाहिए, मैं भी इसका हामी हूँ, लेकिन उसके लिए पहले माहौल साजगार होना चाहिए। अब अगर आप मुझे बताएं ना कि अगर अब इमरान खान जेल से बैठ के कह दें कि जी ठीक है जी, आप नेशनल इंटरेस्ट में, कौमी मुफाद में जनाब आप आसिफ जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब के साथ मुज़ाकरात शुरू कर दें, तो तहरीक इंसाफ के जो वोटर हैं और सपोर्टर हैं उनको आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सारी दुनिया जानती है, तो वो तो इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ज़ाहिर बात है इमरान खान साहब जो हैं वो एक पार्टी जो है उसके बानी चेयरमैन हैं और जेल से बैठ के पार्टी को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको अपने कारकुनों के और सपोर्टर्स के जज्बात का तो पता है ना। तो इस सूरत हाल में जब तक हुकूमत की तरफ से कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स नहीं होते, CBMs नहीं होते, और तहरीक इंसाफ जो है वो अगर इस माहौल में हुकूमत से मुज़ाकरात का ऐलान कर दे, तो फिर ये तो तहरीक इंसाफ पहले ही उस मार खा रही है, तो उसकी मजीद कमज़ोरी ज़ाहिर होगी। तो मुझे नहीं लगता कि इस सूरत हाल में आप आज़म स्वाति साहब को अगर आप बना भी देते हैं सेनेट में अपोजिशन लीडर, तो वो कोई पुल का काम कर सकते हैं रियासत और इमरान खान के दरमियान। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। तो आमिर साहब, इन दैट केस ज़ाहिर रिसीविंग एंड पर है और मुश्किलात का शिकार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, मगर जिनकी वजह से मुश्किलात का शिकार है इमरान खान साहब, उनसे तो कहते हैं कि बात करें, वो लोग बात नहीं कर रहे हैं। तो फिर अगर इनसे नहीं बात करेंगे तो वहां से आपको इम्कान नजर आता है कि इदारों की तरफ से उनसे इंगेजमेंट हो, या उसका कोई इम्कान इस वक्त या कोई ऐसा माहौल नहीं बन रहा है पिंडी इस्लामाबाद में? देखिए, यहाँ पे मैं तो अपना जो मेरा एक ज़ाती मौक़िफ़ है, मैं वही बात करूँगा कि इदारों का मतलब है फ़ौज। तो फ़ौज के इदारों के साथ किसी सियासी जमात की जो गुफ्तगू है वो आइन के आर्टिकल 243 और 244 के ख़िलाफ़ है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये इमरान खान साहब का जो इसरार है ये इंतहाई नामुनासिब है कि वो कहते हैं जी कि मैं सिर्फ फ़ौज से बात करूँगा, इस्टेब्लिशमेंट से बात करूँगा, और दलील उनकी ये है कि सब कुछ उनके कंट्रोल में है। तो चलें, आप उनकी दलील को दुरुस्त भी मान लें, तो इसका मतलब ये है कि फिर आप मुज़ाकरात इसलिए करना चाहते हैं कि आप पावर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, फिर आप ये खुद साबित कर रहे हैं कि आप असूल की सियासत नहीं कर रहे। मुझे तो पता है कि आप असूल की सियासत नहीं कर रहे, आप पावर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन आप तो ये दावा करते हैं ना कि मैं तो इनकलाब लाऊंगा और मैं तो पावर पॉलिटिक्स नहीं कर रहा, मैं तो असूल की सियासत कर रहा हूँ। तो फिर जब आप ये इसरार करते हैं कि मैंने इस्टेब्लिशमेंट से ही मुज़ाकरात करने हैं, तो आप अपने मौक़िफ़ की नफ़ी कर रहे हैं। इसलिए मैं ज़ाती तौर पर तहरीक इंसाफ और इमरान खान के इस मौक़िफ़ को इंतहाई सख्ती के साथ इसको मुस्तरद भी करता हूँ और इस मौक़िफ़ की मज़म्मत करता हूँ, क्योंकि जो भी है आईन पाकिस्तान की ना सुप्रीम कोर्ट को परवाह है ना किसी और को परवाह है, आपको और मुझे तो होनी चाहिए ना। तो ये आइन जो है ये रोकता है, ये फ़ौज को सियासत में मुदाखलत से रोकता है। तो इस आइन के जिन 2 आर्टिकल्स का मैंने जिक्र किया, अगर इमरान खान साहब जो हैं वो उसकी खिलाफवर्जी करते हुए फ़ौज से मुज़ाकरात करना चाहते हैं, तो मैं इसकी हमायत नहीं करता। हालांकि मुझे पता है कि कभी कल वक्त बदल गया और हो सकता है कि इस्टेब्लिशमेंट कहे कि हाँ जी आइए हम आपसे मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, तो ये भागे भागे चले जाएंगे, ये उनसे मुज़ाकरात करेंगे, लेकिन मैं तो उस वक्त भी इनके मुज़ाकरात की मुखालफत करूँगा। बहुत शुक्रिया आमिर साहब। सुना प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं और आम खबर उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप की जानिब से रूसी तेल की खरीदारी पर भारत पर इजाफी टैरिफ्स आयद करने के बाद से दोनों ममालिक के ताल्लुकात मजीद ख़राब होते जा रहे हैं। एक तरफ ट्रंप इंतजामिया की भारतीय हुकूमत पर तनकीद में रोज़ बरोज़ शिद्दत आती जा रही है, तो दूसरी जानिब भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अमेरिका को बराह रास्त जवाब तो नहीं दे रहे हैं, मगर वो मैसेजिंग ज़रूर कर रहे हैं। और अमेरिकी दबाव और पाबंदियों की धमकियों के बावजूद भारत न सिर्फ रूसी तेल खरीद रहा है, बल्कि चीन जैसे अमेरिका के बड़े हरीफ के साथ ताल्लुकात को भी फ़रोग़ दे रहा है। कल
अमरीकी चैनल CNBC न्यूज़ पर अमेरिका के वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट से जब सवाल हुआ कि चीन भी रूसी तेल खरीद रहा है मगर सिर्फ भारत पर इजाफी टैरिफ्स क्यों आयद हुए हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि चीन यूक्रेन जंग से पहले भी रूस से तेल का खरीदार था, लेकिन भारत यूक्रेन जंग के बाद रूसी तेल की खरीदारी में इजाफा करके मुनाफा कमा रहा है और इस तेल को रीसेल करके भारत ने तकरीबन 16 अरब डॉलर्स तक कमाए हैं और इससे भारत के चंद अमीर तरीन खानदान फायदा उठा रहे हैं। चलिए पीछे जाकर तारीख को देखते हैं तो चीन की दरामदाद ज्यादा नहीं है। अगर आप 2022 से पहले रूसी इन्वेजन से पहले के हालात देखें तो चीन के तेल का 13% पहले ही रूस से आ रहा था और अब ये 16% है। इसलिए चीन के तेल के जराए डाइवर्सिफाइड हैं। अब अगर आप भारत को देखें तो मेरा ख्याल है कि जंग से पहले उसका 1% से भी कम तेल रूस से आता था और अब मेरा ख्याल है ये बढ़कर 42% तक पहुंच गया है। भारत सिर्फ मुनाफाखोरी कर रहा है, वो बस मुनाफा कमा रहे हैं, वो इस तेल को दोबारा फरोख्त कर रहे हैं। उन्होंने 16 अरब डॉलर्स का इजाफी मुनाफा कमाया है और इससे भारत के चंद अमीर तरीन खानदान फायदा उठा रहे हैं। तो ये मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये जो भारत कर रहा है, जिसे मैं इंडियन आर्बिट्रेज कहूंगा कि सस्ता रूसी तेल खरीदना और इसे मसनूआत की सूरत में दोबारा बेच देना, ये सब कुछ जंग के दौरान शुरू हुआ है जो बिल्कुल नाकाबिले कबूल है। इस हवाले से ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में लिखा है कि स्कॉट बेसेंट के इस बयान को एशिया के सबसे अमीर तरीन आदमी मुकेश अंबानी पर इनडायरेक्ट तनकीद समझा जा रहा है, क्योंकि मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड रूसी खाम तेल के खरीदारों में शामिल रही है और तवील मुद्दती मुआहदों के तहत रूसी कार्गोज खरीदती रही है। वजीर आजम मोदी के दोस्त मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस भारत की सबसे बड़ी कंपनी है और मार्केट इंडेक्स में नुमाया वजन रखती है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक भारतीय हुकूमत बार बार इस बात का दिफा करती आई है कि उसे सबसे सस्ते जराए से तेल खरीदने का हक हासिल है और अमरीकी धमकियों को गैर माकूल करार देती आई है। पीर को भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने रूसी सदर पुतिन से टेलीफोन पर गुफ्तगू की और उन्हें अपना दोस्त करार दिया। इसके अलावा कल जब व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलाइन लेविट से रूस और यूक्रेन जंग के मुतालिक सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि सदर ट्रंप रूस पर जंग के खात्मे के लिए सख्त अवामी दबाव डाल रहे हैं और भारत पर पाबंदियां भी इस सिलसिले में लगाई गई हैं। उन्होंने इजाफी टैरिफ्स को पाबंदियां कहा। The president has put tremendous public pressure to bring this war to a close. He's taken actions, as you've seen, sanctions on India and other actions as well. He's made himself very clear that he wants to see this war end. इससे पहले अमेरिकी सदर ट्रंप के मुशीर बराए तिजारत पीटर नेवारो ने पीर को फाइनेंशियल टाइम्स के लिए लिखे गए एक ओपेड में भारत की जानिब से रूसी तेल की खरीदारी पर सख्त तनकीद की थी। पीटर नेवारो ने फाइनेंशियल टाइम्स में लिखे गए अपने आर्टिकल में रूसी तेल पर भारत के इंहिसार को मौका परस्ताना करार दिया और कहा कि अगर भारत अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनना चाहता है तो इसे वैसा ही रवैया अपनाना होगा। पीटर नेवारो ने अपने ओपेड में मजीद लिखा कि अमली तौर पर भारत रूसी तेल के लिए एक ग्लोबल क्लियरिंग हाउस के तौर पर काम कर रहा है, जो पाबंदियों के शिकार रूसी खाम तेल को कीमती एक्सपोर्ट में तब्दील करके रूस को दरकार डॉलर्स फराहम कर रहा है। इस सारी सूरत हाल में जहां सदर ट्रंप और उनके इंतजामिया के अराकीन मुसलसल भारत को रूसी तेल की खरीदारी पर तनकीद का निशाना बना रहे हैं, वहीं अब भारत की सरकारी रिफाइनरीज ने इस तनकीद और धमकियों के बावजूद मुख्तसर तात्तुल के बाद एक बार फिर रूसी तेल की खरीदारी शुरू कर दी है। ब्लूमबर्ग की ही रिपोर्ट के मुताबिक भारत की सरकारी रिफाइनरीज ने ट्रंप इंतजामिया की जानिब से शदीद तनकीद और टैरिफ्स के बावजूद मुख्तसर तात्तुल के बाद दोबारा रूसी तेल खरीदना शुरू कर दिया है। इस मामले से वाकिफ ट्रेडर्स के मुताबिक इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन समेत प्रोसेसर्स ने गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान रूसी खाम तेल के कुछ कार्गोज खरीदे हैं। उन्होंने मजीद बताया कि ये शिपमेंट्स सितंबर और अक्टूबर में लोडिंग के लिए हैं। इस माह के अवाइल में जब सदर ट्रंप ने रूसी तेल की खरीदारी पर भारत पर तनकीद की थी और मुआशी पाबंदियों की धमकी दी थी तो भारत की सरकारी रिफाइनरीज ने रूसी खाम तेल की खरीदारी रोक दी थी। भारत ने जुलाई के आखिर में अपने प्रोसेसर से कहा था कि वो ऐसे मंसूबे तैयार करें जिनके जरिए रूसी तेल की फराहमी बंद होने की सूरत में ओपेक प्लस प्रोड्यूसर्स पर इन्हिसार कम किया जा सके, यानी भारत की खाम तेल की दरामदात को डाइवर्सिफाई किया जा सके। अमेरिकी सदर ट्रंप के मुशीर बराए तिजारत पीटर नेवारो ने पीर को फाइनेंशियल टाइम्स में कॉलम में लिखा कि रूसी दरामदात में इजाफे की वजह भारत की मकामी ज़रूरियात के बजाय वहाँ की बड़ी ऑयल लॉबी की मुनाफाखोरी है। इसके अलावा अमेरिकी वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट ने दावा किया कि भारत के कुछ अमीर तरीन खानदान रूसी तेल की खरीदारी से फ़ायदा उठा रहे हैं और उन्होंने भारत पर टैरिफ बढ़ाने के मंसूबे को दोहरा दिया। ट्रेडर्स के मुताबिक इस सूरत हाल में रूस का खाम तेल जो उसके मगरबी पोर्ट से बरामद होता है उस पर दिया जाने वाला डिस्काउंट जुलाई में $1 फी बैरल से बढ़कर अब
ब्रेंट ऑयल के मुकाबले में $2.50 तक पहुंच गया है। ट्रेडर्स ने मजीद बताया कि इस डिस्काउंट से मुमकिन तौर पर भारतीय ऑयल रिफाइनरीज को रूसी तेल दोबारा खरीदने के लिए इजाफी इंसेंटिव मिला है। इसके साथ ही भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी अमेरिका के सबसे बड़े हरीफ चीन के साथ ताल्लुकात को मजीद फरोग दे रहे हैं। कल नरेंद्र मोदी की चीनी वजीर खारजा वांग यी से तकरीबन 3 साल बाद पहली मुलाकात हुई, जबकि इस माह के आखिर में नरेंद्र मोदी चीन का दौरा भी करने वाले हैं। नरेंद्र मोदी ने चीनी वजीर खारजा से मुलाकात के बाद एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि चीनी वजीर खारजा वांग यी से मिलकर खुशी हुई। गुज़िश्ता साल काजान में चीनी सदर शी जिनपिंग से मेरी मुलाकात के बाद से भारत चीन ताल्लुकात ने एक दूसरे के मफादात और सेंसिटिविटीज़ के एहतराम की बुनियाद पर मुस्तकिल पेशरफ्त की है। मैं शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास के मौके पर हमारी अगली मुलाकात का मुंतज़िर हूँ। भारत और चीन के दरमियान मुस्तहकम, प्रिडिक्टेबल और तामीरी ताल्लुकात खित्ते के साथ साथ आलमी अमन और खुशहाली में भी नुमाया किरदार अदा करेंगे। इसके अलावा भारत और चीन के दरमियान तकरीबन 5 साल बाद बराह रास्त परवाज़ें भी दोबारा शुरू करने, सरहदी मामलात हल करने और बाहिमी तिजारत बढ़ाने पर भी इत्तफाक हो गया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत और चीन ने मंगल को इस बात पर इत्तफाक किया है कि दोनों ममालिक बराह रास्त परवाज़ें दोबारा शुरू करेंगे और बाहिमी तिजारत और सरमायाकारी को बढ़ाएंगे, क्योंकि दोनों हमसाया ममालिक 2020 के सरहदी तनाज़े की वजह से अपने मुतासरा ताल्लुकात को दोबारा बहाल कर रहे हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप की गैर मुतवक्के खारजा पॉलिसी के पस मंज़र में ये दोनों एशियाई ताकतें एहतियात से अपने ताल्लुकात को मजबूत कर रही हैं और इस सिलसिले में दोनों ममालिक के दरमियान आला सतह के बाहिमी दौरों का एक सिलसिला भी शुरू हो चुका है। भारतीय वजारत खारजा ने कहा कि दोनों ममालिक बराह रास्त परवाज़ें दोबारा शुरू करेंगे, तिजारत और सरमायाकारी को फ़रोग़ देंगे, जिसमें 3 मकामात पर सरहदी तिजारत का दोबारा आगाज़ और वीज़ा सहूलियात की फरहमी शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन और भारत के दरमियान बराह रास्त परवाज़ें कोरोना वबा के बाद से मुअत्तिल हैं, ताहम उनके दोबारा आगाज़ की कोई तारीख नहीं दी गई। ये बयान चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी के 2 रोज़ा दौरा भारत के अख्तिताम पर सामने आए, जहां उन्होंने भारत के कौमी सलामती के मुशीर अजीत दोवल के साथ दहाइयों पुराने सरहदी तनाज़े को हल करने के लिए बातचीत की। भारतीय वजारत खारजा के मुताबिक सरहदी मुज़ाकरात में दोनों ममालिक के हिमालयाई सरहद पर तैनात फौजियों की वापसी, सरहदों की हदबंदी और दीगर सरहदी उमूर शामिल थे। जबकि चीनी वजारत खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि दोनों ममालिक ने एक वर्किंग ग्रुप कायम करने पर इत्तफाक किया है, जो सरहदी उमूर पर मुशावरत और हम आहंगी करेगा, ताकि सरहदी डिमार्केशन पर मुज़ाकरात को आगे बढ़ाया जा सके। बयान में कहा गया है कि ये तरीक़ाकार मुज़ाकरात को सरहद के मशरिक़ी और वस्ती हिस्सों तक बढ़ा देगा, जबकि मगरबी हिस्से पर मुज़ाकरात का एक और दौर जल्द से जल्द मुनक़्क़िद किया जाएगा। चीन ने मजीद कहा कि दोनों ममालिक 2026 में दोबारा चीन में मुलाकात पर भी मुत्तफ़िक हो गए हैं, जबकि मोदी इस माह के आखिर में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत के लिए चीन का दौरा करने वाले हैं और ये उनका 7 साल से ज़ायद अरसे के बाद पहला चीन का दौरा होगा। यानी एक तरफ ट्रंप इंतजामिया की तरफ से मुसलसल धमकियां दी जा रही हैं और दूसरी तरफ मोदी हुकूमत चीन और रूस से कुर्बत बढ़ाकर और उसका इजहार करके मैसेजिंग कर रही है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। इसराइल गजा सिटी पर कब्जे की तैयारी कर रहा है। इसराइली फौज ने 60,000 रिजर्व फौजियों को तलब कर लिया है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इसराइली ऑफिशियल्स ने बताया है कि इसराइली फौज गजा सिटी का टेक ओवर करने के लिए आगे बढ़ रही है। इसराइली फौजी दस्ते गजा शहर के बाहर पहुंच चुके हैं। नेतन्याहू बज़ाहिर जंगबंदी के बजाय जंग को बढ़ाने पर काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनके मगरबी इत्तेहादी भी नाखुश हैं। अमेरिका उनके साथ खड़ा है, मगर जबकि इसराइल के अंदर भी इस फैसले पर खदशात का इजहार किया जा रहा है। मुजाहिरे हो रहे हैं, यरगमालियों की रिहाई और जंग के खात्मे का मुतालबा जोर पकड़ रहा है, मगर नेतन्याहू किसी की नहीं सुन रहे हैं। इसराइल भर में बड़े पैमाने पर एहतजाज और मुजाहिरों के साथ साथ हड़तालें और रोड ब्लॉक्स हुए। इतवार को एहतजाज हुआ। BBC ने अपनी रिपोर्ट में इस एहतजाज की तफसीलात बताई और साथ ही गजा में संगीन इंसानी अलमिये को भी दिखाया। इसके अलावा CNN के नुमाइंदे ने तल अवीव में होने वाले बड़े एहतजाजी मुजाहिरे से होने वाली तफसीलात बताई। इसराइल भर में मुल्क गिर हड़ताल और बड़े पैमाने पर एहतजाज हुआ है। इसराइल में हजारों मुजाहिरीन ने अहम सड़कों को बंद कर दिया और कारोबार भी बंद हो गए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों और कस्बों में रैलियां निकाली जा रही हैं। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि गजा में जंग खत्म की जाए और वहाँ मौजूद यरगमालियों की वापसी के लिए मुआहिदा किया जाए। CNN का नुमाइंदा इस वक्त तल अवीव के हॉस्टेजेस स्क्वायर में मौजूद है। जितने लोगों को हमने सड़कों पर और इर्द गिर्द के इलाकों में देखा है और जितने मजमे से हमने गुजरने की कोशिश की है, जिनमें कुछ कामयाबी मिली और कुछ नहीं, क्योंकि सड़कें बहुत ज्यादा भरी हुई हैं। इसकी बुनियाद पर मैं ये कह सकता हूँ कि ये इसराइल में अब तक का सबसे बड़ा या कम से कम सबसे बड़े मुजाहिरों में से एक मुजाहिरा है जो हमने जंग के आगाज से अब तक यानी तकरीबन 2 सालों में देखा है, और ये सब सिर्फ पिछले 1 हफ्ते में मुनज़्ज़म किया गया है। मुंतज़मीन ने, जिनमें यरगमालियों के खानदान और 7 अक्टूबर को मरने वालों के खानदान शामिल हैं, मुल्क गिर हड़ताल
हड़ताल की अपील की थी और ये पूरा दिन जारी रही। सिर्फ मेरे इर्द गिर्द ही अगर हजारों नहीं तो सैकड़ों अफराद मौजूद हैं और जितना आप होस्टेजेस स्क्वायर के करीब जाते हैं, जो कि हमसे चंद 100 मीटर पीछे है, इतना ही हुजूम बढ़ता जाता है। आप शायद वहाँ से नारेबाजी की आवाज, ढोल की थाप, शोर और आवाजें सुन भी सकते हैं और इसी से इस बात का अंदाजा होता है कि यहाँ कितने लोग मौजूद हैं। ये सब आज सुबह 6:29 पर शुरू हुआ। यही वो वक्त है जब 7 अक्टूबर 2023 को हमास का हमला हुआ था, इसलिए ये वक्त बहुत अलामती अहमियत रखता है। एहतजाज की इब्तिदा बड़े शहरों के मरकजी चौराहों को बंद करने से हुई, जब मुजाहिरीन ने सड़कों पर धरना दिया। मुजाहिरीन ने बड़े बड़े चौराहे बंद कर दिए। वहाँ से ये एहतजाज बढ़ता गया और पूरे दिन पर फैल गया। हमने इसराइल भर में मुजाहिरे देखे जिनमें जंग के खात्मे का मुतालबा किया गया। कुछ मुजाहिरीन ने वज़ीर आज़म नेतन्याहू के इस्तीफे का भी मुतालबा किया। फिर ये सब एक मार्च की शक्ल इख्तियार कर गया, जिसे हमने फॉलो किया, जो होस्टेजेस स्क्वायर की तरफ गया। आखिरकार होस्टेजेस स्क्वायर मुजाहिरीन से भर गया। मुंतजमीन का कहना है कि सिर्फ स्क्वायर में ही 3 लाख बल्कि शायद 4 लाख तक लोग मौजूद हैं और इर्द गिर्द की सड़कें भी भरी हुई हैं। यही वजह है कि यहाँ जंग के खात्मे के मुतालबात के साथ साथ बकिया 50 यरगमालियों की रिहाई के लिए मुआहदे के नारे वाज़ेह तौर पर सुनाई दे रहे हैं, जिनमें से 20 के बारे में अब भी यकीन है कि वो जिंदा हैं। सबके बावजूद इसराइली फौज गजा सिटी पर कब्जे की तैयारियां कर रही है। आज के बाद में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।